नमस्कार मित्रों, आज जिस महान साहित्यकार के बारे में हम लोग कुछ जानकारी आपस में बांटेंगे, वह भी बड़ा अद्भुत और विलक्षण साहित्यकार था। जब हम छायावाद का इतिहास देखते हैं तो जिन छायावाद के स्तंभों की बात होती, 4 स्तंभों की, तो चौथे स्तंभ के रूप में इनका नाम भी आता है और मेरी मुराद जयशंकर प्रसाद से है। मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि जयशंकर प्रसाद शायद एकमात्र हिंदी साहित्य के एकमात्र ऐसे कवि जिनकी कृति कामायनी को नोबेल पुरस्कार के लिए भी एक बार भेजा गया, और सिर्फ इसलिए वो जो नामांकन था वो वापस लौटा कि इसके साथ इसका अंग्रेज़ी अनुवाद आना चाहिए। लेकिन मित्रों, इतनी बड़ी कृति जिसकी तुलना लोग मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट से करते थे और पैराडाइज रीगेन से करते थे, वो कृति जो थी उसका किसी ने भी अनुवाद नहीं किया, और इस तरह से एक नोबेल पुरस्कार में विचारार्थ गई कृति जो है वो लौट आई। और मित्रों, कामायनी इनके जीवन का एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसा महाकाव्य है जो अजीब से एक माहौल में, अजीब से वातावरण में बुना गया है, और उसकी जितनी भी व्याख्याएं आप कर सकते हो आप करिए। आपको हर व्याख्या न्याय संगत और तर्क संगत और एक प्रकार से साहित्य के सिद्धांतों पर आधारित दिखाई देगी। मित्रों, जो बात मैं बताने वाला हूँ आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे, मुझे मालूम है, लेकिन ये सच्चाई है कि जिस जयशंकर प्रसाद की कामायनी पर लगभग 110 के आसपास शोध प्रबंध लिखे गए हों, और जिसको महाकाव्य श्रृंखला में जो अगर 10 शीर्ष महाकाव्यों की बात की जाए, एपिक्स की बात की जाए, तो उनमें एक स्थान इनका कामायनी का आता है। और इस पुस्तक के कामायनी के लेखक और हिंदी के साथ साथ संस्कृत में और पर्शियन भाषा में, फ़ारसी में नाटक लिखने वाले महान लेखक जयशंकर प्रसाद केवल 8 क्लास पढ़े हुए थे। केवल 8 क्लास तक वो पढ़ पाए। घर की परिस्थितियां ऐसी नहीं थी कि वो अपना अध्ययन जो था वो स्कूली अध्ययन उसको आगे ले जा पाते। हालांकि उनके परिवार की पहचान वहाँ बनारस में सुंघनी साहू के नाम से, सुंघनी साहू का परिवार के नाम से होती है, और इनके पिता बहुत ही धनाढ्य व्यक्ति थे, इसमें कोई संदेह नहीं था। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी परिवार की आई अचानक कि वो सारा का सारा सिलसिला जो है वो समाप्त हो गया। और बाद में जब थोड़ा सा परिस्थितियाँ सामान्य हुई, तब भी प्रसाद जी को बहुत जूझना पड़ा अपने अस्तित्व के लिए, अपने परिवार के अस्तित्व के लिए। लेकिन फिर से वही पुरानी जो एक अपनी समृद्धि का जो दिन थे, समृद्धि के दिन जो थे, उनको फिर से एक बार लौटा लाने में सफल रहे। और कहा यह जाता है कि ये ज़मीन पर बैठकर ही एक पीठिका बनाकर उस पर लिखा करते थे, और वहीं बैठकर, जैसे बड़े पुराने साहूकारों का एक होता है कि नीचे एक गद्दा बिछाकर गद्दे के ऊपर ही सब कुछ होता है। तो कहा यह जाता है कि जब भी कोई प्रसाद जी के पास जाता, कोई आर्थिक तंगी का शिकार कोई लेखक सहायता मांगने के लिए, तो उस वक्त वो उससे इशारा करते कि वो जो नीचे दरी बिछी है उस कोने में थोड़ा सा ऊपर कर लो, जितने ज़रूरत है उतने ले जाओ, बाकी उसको वहीं ढांप देना। और जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो बताते थे कि असंख्य अनगिन मुद्राएं उनके पास होती थी, प्राप्त थी, और वो तंबाकू का व्यापार करते थे, और बनारस के प्रतिष्ठित तंबाकू व्यापारी के नाते भी उनकी प्रसिद्धि एक बनी हुई थी। मित्रों, कामायनी कितना बड़ा ग्रंथ है, आप अंदाज़ा लगाइए कि उसकी शब्द प्रक्रिया को आप जब देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये ताना बाना कैसे बुना होगा बिना दार्शनिक अध्ययन के लिए। लेकिन इस शख्स ने चिंतन के क्षेत्र में, शैव दर्शन के क्षेत्र में, वैष्णव दर्शन के क्षेत्र में इतना गहन अध्ययन किया था कि वो सारी की सारी जो वस्तुएं हैं, सारा का सारा जो अध्ययन है वो कामायनी की
आरंभिक पंक्तियों में ही आपको दिखाई देने लग जाता है कि हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। ऊपर हिम था, नीचे जल था, एक सघन था, एक तरल, और एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। तो ये एक अद्भुत प्रतिभा के स्वामी थे और इसी नाते से उन्हें याद किया जाता है कि उन्होंने कामायनी के अतिरिक्त कुछ ऐसी कविताएं भी लिखी जो उनके जीवन काल में ही उनके वो एक कालजयी बन गई और वो अब तक लोगों को मुखर रूप से याद हैं, संगीतबद्ध हो चुकी हैं। और उनकी एक कविता थी हिमाद्री तुंग श्रृंग से। तो ये कविता जो थी अपने वक्त की स्वाधीनता आंदोलन की एक प्रमुख जो कविताओं की सूची में शामिल हुई, ये एक बहुत बड़ी बात थी। और मित्रों, जो उनके नाटक हैं विशेष रूप से उनका मूल्यांकन बाद में हुआ, क्योंकि कामायनी इतनी ज़्यादा हावी हो गई थी कि लोग इनके नाटकों की बात ही नहीं करते थे। लेकिन इनके 3 नाटक ऐसे थे जिनका मंचन बड़े सक्सेसफुल तरीके से, सफल तरीके से हुआ। उनमें स्कंदगुप्त, एक ध्रुव स्वामिनी और एक चंद्रगुप्त। तीनों नाटक इनके माने जाते थे कि बड़े सशक्त ढंग से लिखे गए थे और तकनीक की दृष्टि से, जिसमें यूनिटी ऑफ टाइम देखते हैं कि समय की पाबंदी और स्थान की पाबंदी और सारे के सारे जो भी एक नाटक के तत्व होते हैं रंगमंच के लिए, वो सारे के सारे तत्व इनमें मौजूद पाए गए। और उनके नाटक ध्रुव स्वामिनी का भी मंचन हुआ और स्कंदगुप्त का भी मंचन हुआ और कई बार हुआ। तो मित्रों, ऐसी महान शख्सियतें जब हमारे हिंदी साहित्य में आती हैं तो निश्चित रूप से इन्हें याद करना ही पड़ता है। और स्कंदगुप्त का इन्होंने हालांकि 1928 में लिखा था, लेकिन उसके बाद भी इसका मंचन जितनी बार हुआ वो अपने आप में एक कीर्तिमान था। और ये माना जाता है कि इनके अलावा जो इन्होंने पर्शियन भाषा में और संस्कृत में जो नाटक लिखे वो भी अद्भुत माने जाते हैं। और इसके अतिरिक्त एक और इनकी विशेषता थी कि ब्रज भाषा में भी इनकी जो काव्य की जो श्रृंखला है वो लिखी गई और वो चित्रधार के नाम से उसका संकलन भी आया। और मित्रों, ऐसी महान शख्सियतें जब जिस साहित्य में प्रवेश कर जाती हैं उसकी आत्मा के रूप में, वो साहित्य निश्चित रूप से एक बहुत महान साहित्य माना जाता है। और आज हिंदी अगर विश्व साहित्य में हिंदी का जो साहित्य है उसकी चर्चा जब भी होती है तो जयशंकर प्रसाद और कामायनी के उल्लेख के बिना वो सारी की सारी चर्चा अधूरी रहती है। और मित्रों, परंपरा के अनुसार हम एक कविता ज़रूर उसका कुछ अंश जो है उसका पाठ करते हैं। तो आज प्रसाद जी की एक कविता को उसके कुछ अंश जो हैं वो उनको पढ़ लेते हैं। और आप ये देखिएगा कि शब्द अपने अर्थ बेशक आपके सामने स्पष्ट ना कर पाएँ, लेकिन उनकी मुद्रा ऐसी है कि जिनसे अर्थ अपने आप खुलते जाते हैं। कविता वही है जिसका जिक्र पहले मैंने किया है कि हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। प्रवाह देखिए आप शब्दों का, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। और ये स्वाधीनता से पहले की जो संघर्ष के दिनों की लिखी हुई कविता है, आप उसका ओज देखिए कविता का। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हों दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो। और असंख्य कीर्ति रश्मियाँ विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी, अराती सैन्य सिंधु में सुवाड वाग्नि से जलो, और प्रवीर हो जयी बनो बढ़े चलो।
हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। तो ये एक प्रकार से ऐसा एक आह्वान था मित्रों, जिसमें शब्दों को जैसे शंखनाद होता है उस रूप में प्रसाद ने प्रस्तुत किया था। और ऐसे महान साहित्यकार को और महान कवि को पाकर हम हिंदी साहित्य के जो विद्यार्थी हैं स्वयं को धन्य मानते हैं। धन्यवाद।